अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रूरी प्रोग्राम रातनामा के साथ आपकी मेज़बान शमाली हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम बहार या मूंग की काश्त से मुतल्लिक है। ज़रूरी माहिर चौधरी मोहम्मद रफ़ीक, डायरेक्टर शोबा दालें, अयूब ज़रूरी तहकीकाती इदारा फैसलाबाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आइए नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब, बहार या मूंग की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन बेहतर है? जी, मैं इसके लिए अर्ज़ करूँगा कि पल्सेस जितनी भी दालें हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। इनके प्लांट्स में इनको टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाए जब भी इनको नुकसान होता है, थोड़ा टेम्परेचर हो जाए तब भी नुकसान होता है, इनको पानी ज़्यादा मिल जाए तब भी नुकसान होता है, पानी कम मिल जाए अगर अवेलेबल नहीं है तब भी नुकसान होता है। इसलिए बड़ी अनसर्टन रिस्की सा काम होता है इसके अंदर। लेकिन ये कलराठी ज़मीन के अलावा बाकी हर तरह की ज़मीन में हो जाती हैं। नमकियात वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। मेरा ज़मीन इसके लिए बेस्ट है। उसमें जो हल्की मेरा रेतली ज़मीन पर भी ये अच्छी हो जाती है। उसमें थोड़ा सा आपको पानी का ख्याल करना पड़ता है जब रेतली ज़मीन ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ मेरा ज़मीन हम इसके लिए मुनासिब समझते हैं कि उसमें इसकी अच्छी पैदावार होती है और फार्मर के लिए उसको तैयार करना भी और लेकर चलना भी ईजी होता है उसके अंदर। डायरेक्टर साहब, बहार या मूंग की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? आप मुख्तलिफ फसलों के बाद इसको लगाते हैं। मसलन अगर आपने शुगर केन हार्वेस्ट करने के बाद इसको लगाया है तो और तरह की तैयारी चाहिए, क्योंकि उसमें उसके क्या कहते हैं रेमिनेट्स या मुड होते हैं कमाद के या गन्ने के, उनको रोटावेट करना पड़ेगा, तो आपको रोटावेटर चलाना पड़ेगा। अगर आपकी ज़मीन फैलो है तो उसमें आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप सिंपल हल चलाएंगे और वो तैयार हो जाएगा। यानी वो डिपेंड करता है कि आप किस ज़मीन के अंदर जो है इसको मूंग को लगा रहे हैं। अगर तो आपकी ज़मीन किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद खाली करने के बाद आया तो फिर आपको मल्टी पलटने वाला हल भी चलाना पड़ेगा, रोटावेट भी करना पड़ेगा ताकि वो मुड़ तलफ हो जाए पिछली क्रॉप के। और अगर आपने एक फैलो ज़मीन जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर लगा रहे हैं तो उस पर आप 2 या 3 हल चला कर उसको जो है हमवार करके सुहागा मार के बेहतरीन उसको अच्छे अंदाज में ज़मीन तैयार हो जाएगी और भुरभुरी उसके अंदर ये अच्छी जर्मिनेट करेगी। 72 के बाद इसको लगाएं आप, अच्छी जर्मिनेट करेगी। डायरेक्टर साहब, बहार या मूंग की मंजूर शुदा इकसाम कौन सी हैं और शरह बीज फी एकड़ कितना होना चाहिए? 3 वैरायटीज़ इस वक्त जो हैं अवेलेबल हैं मार्केट में। NM 2006 है, NM 2011 है और अजरी 2006 है। अभी हाल ही में एक NM 2015 जो है अप्रूव हुई है, लेकिन अभी इसका शायद सीड अवेलेबल नहीं होगा, शायद अगले आने वाले सालों में हो जाएगा। तो इनका सीड अवेलेबल है, सीड कॉर्पोरेशन के पास भी है, तो वो मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और फिर ये होता है कि इसमें एक और बड़ा अच्छा, यानी आप ये कहें कि जब हमने जो बंदे मार्च में इसको लगा रहे हैं या फरवरी में एंड पर लगा रहे हैं, डिपेंडिंग उपान के उसके पास क्लाइमेट और फिर एरिया कौन सा है, तो ये सीड फिर तैयार हो जाता है 3 महीने के बाद लोगों को अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो अगली क्रॉप के लिए लोग सीड वहाँ से ले लेते हैं अपने साथ वाले ज़मींदारों से जिन्होंने कि स्प्रिंग लगाई हुई होती है, बहारिया लगाई होती है। तो जब वो मौसमी लगाना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ इर्द गिर्द के दोस्तों से, फार्मर से अच्छा सीड मिल जाता है। और सीड चूँकि हमारे यहाँ भी अवेलेबल होता है, सीड कॉर्पोरेशन में हम भी महदूद पैमाने पर सीड जो है बनाते हैं और वो फार्मर्स को देते रहते हैं। तो सीड मेरा ख्याल है इसका प्रॉब्लम नहीं होता कि सीड आप लगा। बहारिया वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन्हें फर्स्ट लगानी होती है, लेकिन जैसे ही बहारिया फसल हार्वेस्ट हो जाती है तो सीड अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर आपको, यानी सेल के लिए मंडियों में भी आया होता है, फार्मर्स के पास भी होता है, आसानी से अवेलेबल होता है। और ये 3 ही वैरायटी हैं, NM 2006, NM 2011 और अजरी 2006। डायरेक्टर साहब, बहार या मूंग को बुआई से कबल और काश्त के बाद किस मरहले पर कितनी खाद डालनी चाहिए? एक्चुअली हम पल्सेस जितनी भी हमारी मूंग है इसमें ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, इनकी जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं, वो नाइट्रोजन हवा से लेकर उसमें फिक्स करते हैं। और वो नाइट्रोजन जो है वो इनको ज़रूरत नहीं होती अलग नाइट्रोजन की, सिर्फ इनको फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो फास्फोरस हम जब इसकी बिजाई करते हैं उसी वक्त हम 1 बोरी DAP जो है वो इसको हम रिकमेंड करते हैं फार्मर्स के लिए। उसके बाद आपको नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मरहले पर। तो अगर वो उसको कंडीशन देख सकता है, मसलन अगर उसकी साइल जो है वो पुअर है और वहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो चाहे इसमें नाइट्रोजन ऐड कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नाइट्रोजन अगर आप डालेंगे तो उसका कद बढ़ जाएगा। तो कद बढ़ने से फिर इसको डिले हो जाएगी, इसका वो टाइम पीरियड जो आप समझते हैं कि मुझे 70-80 दिन में आना चाहिए वो टाइम प्रोलॉन्ग कर जाएगा, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ने से फिर इसकी फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि आप 1 DAP बैग इसके जब आप सोइंग कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सीड बेड प्रेपरेशन उस वक्त आप इसको डालें
اور اس کے بعد اس کو آپ صرف اس کی مینجمنٹ کریں کہ اس کو انسیکٹ سے ڈیزیز سے ان سے دیکھیں, اس کو ویجیلنٹ رہے فارمر. اس کے علاوہ کوئی ایسی بڑی لمبی چوڑی کھادوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.